हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारा जो न्यू चैप्टर है उसका नाम क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिट। अब देखिए, जो ऑडिट है उसके कई प्रकार होते हैं। जैसे कि एक वॉलंटरी ऑडिट होता है और एक स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। वॉलंटरी ऑडिट क्या है, जो अपनी मर्जी से करवाया जा रहा है, जहाँ पे लॉ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऑडिट करवाने की, बट जो ऑनर्स हैं वो अपनी मर्जी से ऑडिट करवा रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी ऑडिट। और दूसरा क्या होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या होता है कि जहाँ पे क्या है कि जो ऑनर्स हैं उन्हें ऑडिट तो करवाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो जहाँ लॉ मैंडेट कर देता है कि ऑडिट करवाना ही करवाना है, उसे हम क्या बोल देते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट। ऐसे क्या है कि इंटरनल ऑडिट होता है। अब इंटरनल ऑडिट में क्या है कि जो ऑडिटर है वो रूटीन बेसिस पे क्या है कि जो इंटरनल चेक है या इंटरनल कंट्रोल है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो वीकनेसेस हैं, उसको वो देखता है। और जो मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसे चेक करता है कि यहाँ पे जो रूटीन में जो चल रहा है वो सब सही है कि नहीं है। ठीक है। अब जो इंटरनल ऑडिट है उसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो किसको होती है, मैनेजमेंट को होती है। और जो एक्सटर्नल ऑडिट की रिपोर्टिंग होती है वो बेसिकली किसको होती है, ऑनर्स को होती है। ठीक है। और जो बोलता है कि मैंने जो वॉलंटरी ऑडिट है वो तो करवाया ही अपनी मर्जी से जाता है, लॉ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ऑनर्स क्या है कि अपनी मर्जी से ऑडिट कंडक्ट करवाते हैं, और उसकी जो रिपोर्टिंग है वो भी किसको होती है, ऑनर्स को ही होती है। तो बेसिकली क्या है कि इस चैप्टर में बहुत सारे हम कई प्रकार के ऑडिट पढ़ेंगे। जैसे परफॉर्मेंस ऑडिट, कि जो हमने परफॉर्मेंस तय फिक्स की थी, जो हमने जो स्टैंडर्ड्स तय किए थे, टारगेट तय किए थे, क्या वो टारगेट वो परफॉर्मेंस अचीव भी हुई है कि नहीं हुई है। ऐसे ही जो प्रोप्राइटी ऑडिट होता है कि जो हम खर्चा कर रहे हैं उसकी जो प्रोप्राइटी है, यानी कि उसकी जो कह सकते हैं ना कि जो उसकी जो रीजनेबलनेस है, कि वो खर्चा होना भी चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। एफिशिएंसी ऑडिट है। ठीक है, कि जो हम खर्चा कर रहे हैं वो एफिशिएंटली उसका यूज़ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, जो भी हमने एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, उसको इफेक्टिवली उसका यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, इनपुट आउटपुट रेशो एफिशिएंट है या नहीं है। तो इससे बहुत सारे प्रकार के ऑडिट हैं। ठीक है, जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो ऑडिट की जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। अगर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो प्रकार के ऑडिट होते हैं इसमें। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, कि जहाँ पे क्या है कि ये बेसिकली लॉ द्वारा मैंडेट होता है कि ऑडिट करवाना ही करवाना है। और यहाँ पे क्या है, जो ऑडिटर है वो क्या है कि टोटली क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑडिटर की इंडिपेंडेंस मस्ट होती है, क्योंकि ये एक्सटर्नल ऑडिट है। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर है यहाँ पे। ठीक है, और वो टोटली इंडिपेंडेंट है। उनका क्या है कि उनको एक्चुअल में ट्रू एंड फेयर व्यू देना होता है कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके बारे में क्या है कि उनको ट्रू एंड फेयर व्यू देना होता है। और जो इंटरनल ऑडिट होता है इसमें जो मैनेजमेंट है वो खुद ही अपॉइंट करती है ऑडिटर को। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस है वो जरूरी नहीं है कि होगी ही होगी। तो ऑडिटर की जो इंडिपेंडेंस है इंटरनल ऑडिट के केस में वो हो या ना हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट का जैसे मैंने बताया मेन जो मकसद होता है वो इंटरनल कंट्रोल की जो स्ट्रेंथ्स हैं, इंटरनल कंट्रोल की जो वीकनेसेस हैं, इंटरनल चेक की जो स्ट्रेंथ है या इंटरनल चेक की जो वीकनेसेस हैं उसको फाइंड आउट करना होता है। और जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेसेस होते हैं, मैनेजमेंट जो प्रोसीजर्स होते हैं, उसको चेक करने का मेन मकसद होता है इंटरनल ऑडिट में। ठीक है ना। चलिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो अगर हम लॉ की बात करें तो जो इंटरनल ऑडिट है वो सेक्शन 138 में कवर होता है। ठीक है, अगर मैं लॉ की बात करूं तो जो इंटरनल ऑडिट जो है वो कहाँ कवर होता है, सेक्शन 138 में। वो भी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। वो भी ऐसा नहीं कि सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल है इंटरनल ऑडिट। हाँ, वैसे जो अदर कंपनीज हैं या प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप्स हैं, एलएलपीज हैं, वो चाहें तो करवा सकती हैं, उनकी मर्जी है। ठीक है ना। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, कंपैरिजन बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट। तो सबसे पहले क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट की बात करते हैं। अपॉइंटमेंट, जैसे मैंने अपॉइंटमेंट की बात की तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपॉइंट करते हैं। कंपनी की केस में अगर हम बात करें, जो ऑनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो अपॉइंट करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स को। ठीक है, और एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट्स के अंडर, पर्टिकुलर कानून के तहत क्या है, इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। The external auditors are appointed by the owners of the organization. For example, कंपनी के केस में क्या है, शेयरहोल्डर्स है। When external auditors are appointed under a particular statute, they are called statutory auditor. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपके जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू वगैरह, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो होते हैं तो ऑनर्स को द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं।
ठीक है, कंपनी के केस में जैसे शेयर होल्डर्स के द्वारा। और हाँ, अगर एक्सटर्नल ऑडिटर्स को किसी कानून के तहत अपॉइंट किया जाता है, एक्सटर्नल ऑडिटर को अगर किसी कानून के तहत अगर अपॉइंट किया जाता है तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। यानी ऑडिटर को अगर किसी स्टैट्यूट के तहत अपॉइंट किया जा रहा है तो क्या बोल देंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जैसे एग्जाम्पल है, कंपनी के केस में, हर एक कंपनी के केस में सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग ऑडिटर अपॉइंट करना ही होता है। ठीक है, कंपनी के केस में क्या है कि हर एक कंपनी को सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑडिटर अपॉइंट करना ही करना है। तो अब जो ये एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट होगा इन द केस ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 139, उसे हम क्या बोल देंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। वो एक्सटर्नल ऑडिटर तो है ही है, ठीक है, उसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी बोल देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि इंटरनल ऑडिटर्स। अब जैसे मैंने बताया कि जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं वो अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं, वो अपॉइंट होते हैं मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। The internal auditors may be appointed on the contractual basis or they may be appointed as employees of the organization। बिल्कुल सही है। अब जो इंटरनल ऑडिटर हैं वो हो सकता है कि कोई इंडिपेंडेंट सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, या हो सकता है वो एम्प्लॉयज़ भी हो। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटर की इंडिपेंडेंस जो है वो हो या ना हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर होगी भी तो एज़ कम्पेयर टू हमेशा वो एक्सटर्नल ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ऑडिटर से कम ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्कोप ऑफ वर्क। अगर देखिए एक्सटर्नल ऑडिटर को अगर एज ए अंडर स्टैट्यूट अपॉइंट किया गया है तो ऑब्वियसली उसका जो स्कोप है, क्या उसको करना है क्या नहीं करना, वो अंडर ए स्टैट्यूट ही बताया जाता है। द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिटर इज डिटरमाइंड बाय ए पर्टिकुलर स्टैट्यूट अंडर विच दे आर अपॉइंटेड। अब यहाँ पर प्रिजम्पशन ये आ गई कि एक्सटर्नल ऑडिटर क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही है। अब जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसकी जो राइट्स हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसका जो स्कोप है ऑफ द वर्क, स्कोप ऑफ ऑडिट है, वो प्रिस्क्राइब किया जाएगा अंडर अ स्टैट्यूट अंडर विच ही इज अपॉइंटेड। ठीक है, और जो इंटरनल ऑडिटर है जिसमें बताया कि वो अपॉइंट कौन कर रहा है, जो कंपनी जो मैनेजमेंट है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है, ठीक है, प्रबंधन है, वही अपॉइंट कर रहा है। अब जो मैनेजमेंट है वही उसका स्कोप तय करती है, ठीक है, इंटरनल ऑडिटर का। इंटरनल ऑडिटर्स हैव टू वर्क विद इन द स्कोप डिफाइंड बाय द मैनेजमेंट विच जनरली इंक्लूड्स रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। यानी बेसिक जो इंटरनल कंट्रोल है कंपनी का, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है, याद रखिएगा इंटरनल कंट्रोल है या इंटरनल चेक सिस्टम है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल है, इंटरनल चेक सिस्टम है, या अकाउंटिंग सिस्टम है, रिव्यू, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, या मैंने बताया कि जैसे मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, उनको रिव्यू करने के लिए क्या है कि इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वर्क की अगर बात करें तो मेन कंसर्न फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर इज टू कलेक्ट एडिक्वेट एंड रिलायबल एविडेंस टू सपोर्ट his opinion as to the truth and fairness of the representation made in the financial statement। जैसे मैंने अभी बताया एग्जांपल ली थी सेक्शन 139 की, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट की। तो वहाँ पे ऑडिटर का मेन मकसद ही क्या है, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में जो ऑडिटर का मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर ट्रू एंड फेयर व्यू देना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या है, जो ट्रू एंड फेयर व्यू देना कि हाँ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। ठीक है, और जो इंटरनल ऑडिटर्स है, जैसे मैंने बताया कि उसका मेन काम तो क्या है कि जो इंटरनल कंट्रोल है, इंटरनल चेक है, या कंपनी का जो अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो जो मैनेजमेंट सिस्टम है, मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, मैनेजमेंट की जो प्रोसीजर्स हैं, उसको रिव्यू करना और रिव्यू करके उसके ऊपर क्या है अपनी राय देनी। इंटरनल ऑडिटर्स ऑन द अदर हैंड आर कंसर्न्ड विद द कंप्लायंस ऑफ, ठीक है, अब जो मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके जो बाय लॉज है, उसकी कंप्लायंस के ऊपर फोकस होता है इंटरनल ऑडिटर का। ठीक है, कंप्लायंस ऑफ वेरियस पॉलिसीज, रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है, एंटरप्राइज के जो पॉलिसीज हैं, एंटरप्राइज के जो रूल्स हैं, एंटरप्राइज के जो प्रोसीजर्स हैं, उसकी कंप्लायंस, प्लस जो एंटरप्राइज के ऊपर जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, देखना कि उसकी कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, जो यानी कि जो स्टैट्यूट्स उस पर लागू हो रहे हैं उसकी कंप्लायंस तो हमने रूटीन बेसिस पे देखनी है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो कानून लागू हो रहे हैं उसकी तो कंप्लायंसेस देखनी है इंटरनल ऑडिटर ने, प्लस जो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो बाय लॉज हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं, मैनेजमेंट प्रोसीजर्स हैं, उसकी कंप्लायंस भी साथ में क्या है कि इंटरनल ऑडिटर ने देखनी होती है।
अकाउंटेबिलिटी, अब देखिए जो एक्सटर्नल ऑडिटर है इज यूजुअली अपॉइंटेड अंडर ए स्टैट्यूट, ठीक है, ही इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, ऑनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके प्रति है, वो जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्हें अपॉइंट किया उनके प्रति बेसिकली होती है। और जो इंटरनल ऑडिटर है उसको अपॉइंट किसने किया, मैनेजमेंट ने, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इंटरनल ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली किसके प्रति है, मैनेजमेंट के प्रति, ठीक है। द एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर्स and in some cases to the third parties also. Internal auditors do not have any freedom to report to the outsider. They are responsible to the management. They are only responsible क्योंकि उनको अपॉइंट किसने किया, मैनेजमेंट ने, ठीक है। ठीक है जी। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें एक्सटर्नल प्लस इंटरनल का, ठीक है, तो याद क्या रखना हमने, एक्सटर्नल इंटरनल। तो अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उन्हें अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर्स, ठीक है, या ऑनर्स हम कह सकते हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है जी। इंटरनल को कौन अपॉइंट करता है, मैनेजमेंट, ठीक है जी। और ये याद रखिएगा कि इनका जो स्कोप होता है, ठीक है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर का जो स्कोप है वो कैसे तय होता है, अंडर ए स्टैट्यूट, अंडर ए स्टैट्यूट। और जो इंटरनल ऑडिटर है इसका स्कोप कौन तय करता है, ठीक है, अंडर, हम कह सकते हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुई हैं, ठीक है, और तय कौन करता है इसका, बाय मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है वो तय करेगी स्कोप क्या है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर इसका काम क्या होता है कि यानी कि ट्रू एंड फेयर व्यू देना, ट्रू एंड फेयर व्यू देना ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, जो वेरियस जो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, बाय लॉज हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के, या इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है। देखो अब जो वेरियस पॉलिसीज प्रोसीजर्स बाय लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या जो हम कह सकते हैं कि लॉज एप्लीकेबल हैं उसकी कंप्लायंसेस को देखना, प्लस जो इंटरनल कंट्रोल, या हम कह सकते हैं इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल प्लस इंटरनल चेक जो है, देखना कि वो इफेक्टिव है या नहीं है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। और हाँ, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, ठीक है। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली क्या है, टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स है, और कुछ केसेस में टुवर्ड थर्ड पार्टीज भी। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनल जो ऑडिटर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो शेयर होल्डर्स के प्रति नहीं होती, इनकी किसके प्रति होती है, केवल टुवर्ड्स मैनेजमेंट। दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स या टू द मैनेजमेंट, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, इंटरनल ऑडिटर्स अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसे ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द शेयर होल्डर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मैनेजमेंट, ठीक है। और जो स्कोप है वो अंडर द स्टैट्यूट्स तय किया जाता है, एक्सटर्नल का, उनका तय किया जाता है इंटरनल का बाय मैनेजमेंट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट मे बी नोटेड दैट अनलाइक एक्सटर्नल ऑडिटर्स, internal auditors are generally not considered as independent of the management. It may be noted that unlike external auditor, internal auditors are generally not considered as independent of the management. देखिए यूजुअली क्या है कि जैसे इंटरनल ऑडिटर्स हैं उन्हें अपॉइंट ही कौन कर रहा है, मैनेजमेंट, तो बेसिकली यही कंसिडर किया जाएगा, वो उतना इंडिपेंडेंट नहीं है जितने एक्सटर्नल है, क्योंकि यहाँ अपॉइंटमेंट ही कौन कर रहा है, मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके प्रति है, मैनेजमेंट के प्रति। तो ऑब्वियसली क्या है कि ये एक बेसिक प्रिजम्पशन भी हो जाती है कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो उतना इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है। फिर कहते हैं कि बट वन ऑफ द बेसिक फिलोसफीज ऑफ ऑडिट इज दैट ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए आप ऑडिट भी करवा रहे हैं, ऑडिटर अगर इंडिपेंडेंट ही नहीं है तो फायदा क्या है। तो बेसिक जो फिलॉसफी है ऑडिट की वो यही रहती है कि जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट ही हो, ठीक है। Thus, in order to derive benefit from the audit, it is right earnest,
इवन इंटरनल ऑडिटर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल। तो अगर आप ऑडिट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम खर्च कर रहे हैं, ठीक है, अगर इफ़ यू वांट टू डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द ऑडिट, देन टू द एक्सटेंट पॉसिबल जो ऑडिटर है, बेशक इंटरनल ऑडिटर है, वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है कुछ अदर टाइप्स ऑफ ऑडिट है। अदर टाइप्स ऑफ ऑडिट काफ़ी सारे ऑडिट है, ठीक है, इसको रीड करते हैं। ऑडिट्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस या और इंटरफेरेंस ऑफ द क्लाइंट। जैसे हमने बात किया, आप इंडिपेंडेंस की बात करें, जैसे अब गवर्नमेंट ऑडिट होता है, गवर्नमेंट ऑडिट है तो कैग कर रहा होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या सीए कर रहे हैं, ठीक है, जो अपॉइंट किए गए हैं कैग द्वारा, तो वहाँ पे जो ऑडिटर है वो टोटली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, कंपनीज की केस में भी ऐसे ही है, जो ऑडिटर है, ठीक है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, जो अपॉइंट किए गए हैं अंडर द लॉ, ठीक है, अंडर द स्टैट्यूट्स बाय द शेयर होल्डर्स, वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ऑडिट्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस और इंटरफेरेंस ऑफ द क्लाइंट and also on the basis of function performed. The basic classification is given as under, पहले है डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंस एंड इंटरफेरेंस ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, अगर हम डिपेंडेंस की बात करें, ठीक है, या इंटरफेरेंस ऑफ द क्लाइंट की बात करें, तो ऑडिट का क्लासिफिकेशन कैसे है, स्टैट्यूटरी स्पेशल ऑडिट। अब ये क्या है सर, स्टैट्यूटरी ऑडिट तो वो हुआ जो लॉ के तहत जिसकी रिक्वायरमेंट है ऑडिट कंडक्ट करना ही करना है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब स्टैट्यूटरी स्पेशल क्या है, फिर जहाँ पे क्या है, जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर रही है, ठीक है, जहाँ एक अंडर द स्टैट्यूट अपॉइंट किया जा रहा है, बट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए, जैसे कंपनी है, ठीक है, अब कंपनी के केस में मान लीजिए, कंपनी के केस में एनसीएलटी कहता है ऑडिट करो, ठीक है, अब एनसीएलटी ने ऑडिट की ऑर्डर दिया है, ठीक है, अब एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अब वो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत उसके पास पावर है, एनसीएलटी के पास ऑडिट कंडक्ट करवाने को कह सकता है। अब ये देखिए, ऑडिट जो ऑर्डर किया गया अंडर द लॉ किया गया है, प्लस गवर्नमेंट द्वारा किया गया, गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी द्वारा, तो हम क्या कह सकते हैं, स्टैट्यूटरी, ठीक है, स्पेशल ऑडिट, स्टैट्यूटरी स्पेशल ऑडिट। ठीक है ना। चलिए, स्टैट्यूटरी स्पेशल ऑडिट बाय द ऑडिटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स, यानी कि यहाँ पे तरह के, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट कह रही है किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में, स्टैट्यूटरी स्पेशल ऑडिट बाय द ऑडिटर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑन स्पेसिफिक इश्यूज। तो गवर्नमेंट ऑडिट करने के लिए कह रही है ऑडिटर को कुछ एक स्पेसिफिक इश्यूज पे कि आपने हमें ये ऑडिट कंडक्ट करके देना है। दिस हैज़ द लीस्ट इंटरफेरेंस ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, इसमें जो इंटरफेरेंस है क्लाइंट की, वो कम से कम इंटरफेरेंस होती है, क्लाइंट की जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम होती है इसमें। द ऑडिटर इज जनरली सपोज टू सबमिट ए रिपोर्ट टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज ऑन द मैटर्स एंड इन द फॉर्म स्पेसिफाइड टू हिम। अब जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं जिसने ये ऑर्डर किया है अभी ऑडिट कंडक्ट करो, तो उसी को क्या है कि रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, ठीक है, उसी को सब कुछ बताना होता है, ठीक है, जो फॉर्म या जो टाइम फ्रेमवर्क उन्होंने बताया होता है, ठीक है। दिस ऑडिट में रिलेट टू वन और मोर फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ये जो ऑडिट है ये कंडक्ट करने को कौन कह रहा है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी स्पेशल ऑडिट है, क्या कौन रहा है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, और ये किसी स्पेशल क्या है, स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर कहा जा रहा है कि आप क्या है हमें रिपोर्टिंग कीजिए, स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर। ठीक है, स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर कहा जा रहा है, और फॉर्म जो है वो स्पेसिफाइड होगा, ठीक है, रिपोर्टिंग जो होगी स्पेसिफाइड फॉर्म में होगी, स्पेसिफाइड टाइम फ्रेमवर्क में होगी, स्पेसिफाइड फॉर्म स्पेसिफाइड टाइम फ्रेमवर्क। ठीक है, और वो जो अथॉरिटी है जिसने ऑर्डर किया है उसको ये क्या है, हमें रिपोर्टिंग करनी है। तो स्टैट्यूटरी स्पेशल ऑडिट क्या है कि जहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटी किसी स्पेसिफिक इशू के ऊपर ऑडिट कंडक्ट करने को कहती है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी स्पेशल ऑडिट। अब जो ऑडिटर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, विद इन द गिवन टाइम फ्रेमवर्क, तो टाइम फ्रेमवर्क उसको दिया गया है, विद इन द गिवन टाइम फ्रेमवर्क एंड विद इन द इन द स्पेसिफाइड फॉर्म, उसे क्या है कि जो ऑडिट की रिपोर्ट है वो सबमिट करनी होती है गवर्नमेंट अथॉरिटी को जिसने ये ऑर्डर किया है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट और टैक्स ऑडिट। अब देखिए, जिसे ने बताया कि स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है, जहाँ पे लॉ द्वारा कंप्लायंस है, कि लॉ द्वारा कहा गया है कि हाँ भी आपने ये ऑडिट कंडक्ट करना है,
उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, वह सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग, ठीक है, हर एक कंपनी को ऑडिट करवाना ही करवाना है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑडिट क्या है, सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग कुछ एक स्पेसिफिक कंपनीज को ऑडिट करवाना है। अब टैक्स ऑडिट क्या है कि इनकम टैक्स एक्ट 1970 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग 44 AB है। ठीक है, वहाँ पे भी क्या है कि स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करवाना है, टैक्स ऑडिट। ठीक है, तो ये क्या है कि लॉ के द्वारा कहा जा रहा है कि आपको ऑडिट करवाना है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट बोल देते हैं। ठीक है, अब कॉस्ट ऑडिट भी एक तरह का क्या है, स्टैट्यूटरी ही है, लॉ द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट या कॉस्ट ऑडिट और टैक्स ऑडिट इज कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स अपॉइंटेड बाय द कंपनी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर क्लाइंट। ठीक है, अब जैसे टैक्स ऑडिटर है, उसे कौन अपॉइंट करता है, क्लाइंट अपनी मर्जी से, जिसको मर्जी चाहे, वो क्लाइंट कंपनी है तो कंपनी अपॉइंट करेगी। ठीक है, यानी जो बोर्ड है कंपनी का, अब प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर, पार्टनर्स है तो पार्टनर्स अपॉइंट करेंगे। अब जो कॉस्ट ऑडिटर है सेक्शन 148 है इसका। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट का ये हमारे एक चैप्टर अलग से भी है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑडिटर जो है अपॉइंट कौन करता है, बोर्ड। ठीक है, और सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, फिर आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में है, उसे अपॉइंट कौन करता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स, ऑनर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स। ठीक है, और सेक्शन 44 AB है जो इनकम टैक्स का। ठीक है, इसमें जो ऑडिटर है टैक्स ऑडिट कंडक्ट करने के लिए कौन अपॉइंट करता है, जो क्लाइंट है। ठीक है, जो सी अपॉइंट हो रहा है उसका क्लाइंट, जैसे प्रोप्राइटरशिप होगी तो प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स हो गए, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं दिस हैज़ द हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। बिल्कुल, यहाँ पे ऑडिटर्स क्या है, एक्सटर्नल है, इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली हाई लेवल की होगी। हाउएवर द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस इज स्पेसिफाइड इन द गवर्निंग स्टैट्यूट्स। द मैनर, कंटेंट एंड टाइम फॉर द सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड पर्सन टू हुम इट इज टू बी रिपोर्टेड आर गवर्नड बाय रिस्पेक्टिव स्टैट्यूट्स। तो सारा कुछ क्या है, सब स्टैट्यूट में होता है। ठीक है, लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस क्या होगा, कितने टाइम में ये ऑडिट कंडक्ट करना है, कौन से अथॉरिटी को रिपोर्ट सबमिट करनी है, किसको रिपोर्ट सबमिट करनी है, कितने टाइम में रिपोर्ट सबमिट करनी है, किस फॉर्म में सबमिट करनी है, ये सारा किसके तहत होता है, अंडर द स्टैट्यूट। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक तरह का स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कह सकते हैं हम, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कह सकते हैं इसे हम। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट। अब जैसे मैंने बताया, अभी हम बात करके भी आए थे कि जो इंटरनल ऑडिट है वो एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल ऑडिट कम क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट में जो इंडिपेंडेंस है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल क्या है, कम है। रीज़न बीइंग क्या है कि यहाँ पे जो अपॉइंट कर रहा है जो इंटरनल ऑडिटर को, वो कौन है, मैनेजमेंट है, और जो ऑडिटर की जो रिपोर्टिंग है वो भी किसको है, मैनेजमेंट को ही है। ठीक है, और इवन जो एम्प्लॉय है कंपनी का वो भी क्या हो सकता है, इंटरनल ऑडिटर हो सकता है। और मैंने आपको बताया कि इनका जो मेन मकसद होता है, ठीक है, वो क्या होता है इंटरनल ऑडिटर का, इनका होता है कि जो लॉज एंड रूल्स रेगुलेशंस बाय लॉज जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, जो लॉज अप्लाई हो रहे हैं इनको, उसका देखना कि कंप्लाइंसेस हो रही है कि नहीं हो रही, प्लस जो इंटरनल इनकी पॉलिसीज़ हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, इंटरनल चेक सिस्टम है, उसको रिव्यू करता है, देखता है कहाँ स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, तो वीकनेसेस को रिपोर्ट करता है। ठीक है, जिसको दुरुस्त किया जा सके। इंटरनल ऑडिट बाय द ऑडिटर हु मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑडिटर। मैंने बताया कि जैसे इंटरनल ऑडिटर है वो क्या है कि इवन के एम्प्लॉय भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉय ऑडिट कंडक्ट कर रहा है तो इंडिपेंडेंस कहाँ रहेगी, इफ द एम्प्लॉय इज द ऑडिटर तो इंडिपेंडेंस कहाँ रहेगी। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर ऑडिट बाय द ऑडिटर हु मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड स्कोप डिफाइंड एंड म्यूचुअली डिसाइडेड इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, अब कहते हैं कि इंटरनल ऑडिट जो है, ऑडिटर जो है वो क्या है कि हो भी सकता है कि इंडिपेंडेंट हो या ना हो। अब उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि क्या उसे करना है, क्या उसका स्कोप होगा काम का, ये कैसे डिसाइड होता है, म्यूचुअली। ठीक है, म्यूचुअली यानी कि जो ऑडिटर प्लस जो मैनेजमेंट है वो बैठ के तय करती है कि इसका स्कोप क्या होगा, काम क्या करना है इसे। ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन में देखा अभी कि जैसे एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल ऑडिट हो सकता है और इंटरनल ऑडिट हो सकता है, उसके आगे काफ़ी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया कंपनी का या एलएलपी का हो गया, स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, अब स्टैट्यूटरी के अंडर भी क्या आ गया, कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट, एलएलपी का स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर द एलएलपी एक्ट। ठीक है, और जैसे कंपनीज एक्ट के तहत मैंने बताया कि सेक्शन 148 है, तो 148 के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑडिट।
ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब बेसिक सी बातें हैं आगे थोड़ी सी, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें तो कंपनी करा दी तो कंपनी ऑडिट, कि पार्टनरशिप ऑडिट करवा दी तो पार्टनरशिप ऑडिट, पार्टनरशिप करा दी तो पार्टनरशिप ऑडिट, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो वॉलंटरी ऑडिट हो सकते हैं, यानी प्राइवेट ऑडिट बोल देते हैं उसको, वॉलंटरी को। सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, अपनी मर्जी से करवा लिए मान लीजिए, पार्टनरशिप फर्म अपनी मर्जी से करा दी है, या एलएलपी एनजीओ अपनी मर्जी से ऑडिट करवा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, वॉलंटरी। स्टैट्यूटरी हमने बात की अभी कि स्टैट्यूटरी क्या है, जहां पे लॉ के तहत रिक्वायरमेंट है कि ऑडिट करवाना ही करवाना है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑडिट, जहां पे क्या है कि अब गवर्नमेंट की अथॉरिटी ऑडिट कंडक्ट करती है, ठीक है, उसे हम गवर्नमेंट ऑडिट बोल देते हैं, या गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑडिट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट कंपनी है उसका ऑडिट है तो क्या बोल देंगे, गवर्नमेंट ऑडिट। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, ऑडिट कंडक्ट करवाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, उसके टाइप्स क्या हैं एक तरह के, ठीक है, यहाँ पे हम इसको टाइप्स ही कह सकते हैं डिटेल में। एक तो क्या है कि इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, जहाँ पे जो ऑडिटर है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो कंपनी का एम्प्लॉय या ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं है। इंटरनल ऑडिट की बात की हमने, ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे भी ये सारा, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, सेक्रेटरी ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, ठीक है। अब देखिए जैसे टैक्स ऑडिट है, इसका मेन मकसद क्या होता है कि यहाँ भी जो टैक्स की जो कंप्लाइंसेज हैं, इनकम टैक्स लॉ की जो कंप्लाइंसेज है वो सारी पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। अब कॉस्ट ऑडिट में क्या देखते हैं, जो कॉस्ट रिकॉर्ड है उसका ऑडिट होता है, ठीक है, कंपनी जो है कॉस्ट रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही, जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसकी कंप्लाइंस कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। अब मैनेजमेंट ऑडिट की बात करें तो जो मैनेजमेंट पॉलिसीज है, मैनेजमेंट प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, तो उसे चेक किया जाता है, ठीक है जी। अब सेक्रेटरी ऑडिट है, ये कौन करता है, सीएस करता है यूजुअली, सीएस एंड प्रैक्टिस। और कुछ एक कंपनी को अंडर सेक्शन 204, ठीक है, 204 सेक्शन के तहत क्या है, ये एप्लीकेबल भी है और हमारे सिलेबस में भी है ये, ठीक है, कॉस्ट ऑडिट के साथ ही ये टॉपिक कवर किया गया है, ठीक है, आपके सिलेबस में। और सेक्रेटरी ऑडिट क्या है कि जो सेक्रेटरी रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि कंपनी का मीटिंग्स होती हैं, कंपनी की मीटिंग्स होती हैं, अब मीटिंग का क्या होता है कि नोटिस होते हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके अलावा आपका मिनट्स होते हैं, तो देखना कि जो सेक्रेटरी रिकॉर्ड है वो सारा सही है कि नहीं है, कुछ नॉन कंप्लायंस तो नहीं हुई। फॉरेंसिक ऑडिट जैसे है कि इसका मकसद होता है कि फ्रॉड को पकड़ना, देखना कि जो एरर्स हैं, फ्रॉड है, ठीक है, इंटेंशनल जो गलतियां की गई है फ्रॉड कंडक्ट करने के लिए, उसको पकड़ना मकसद होता है फॉरेंसिक ऑडिट का। ऐसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट है, ठीक है, इसका मकसद मेन क्या होता है, डाटा की इंटेग्रिटी को चेक करना, डाटा की जो सिक्योरिटी है, ठीक है, जैसे आजकल सारा कंप्यूटर में रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, है कि नहीं, तो देखना कि यहाँ भी जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं वो सारा उसका जो डाटा है उसकी इंटेग्रिटी कैसी है, डाटा प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, डाटा पूरा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, डाटा ब्रीच तो नहीं हो रही, कहीं डाटा लीक तो नहीं हो रहा कहीं, ठीक है, करप्ट तो कोई हैक तो नहीं कर सकता। अब सोशल ऑडिट क्या है, जैसे अब आजकल देख हम पढ़ेंगे इसको आगे साथ साथ, तो मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, हल्का फुल्का वो भी। तो सोशल ऑडिट में क्या है, जैसे कंपनी है, कंपनी जो है समाज के जो मेजर रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करती है, यूटिलाइज करती है। अब कंपनी की भी समाज के प्रति क्या है कि जिम्मेवारियाँ होती हैं, तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो समाज के लिए क्या कर रही है, एनवायरनमेंट के ऊपर कितना खर्च कर रही है, ठीक है, या सोशल वेलफेयर के ऊपर क्या खर्च कर रही है, ठीक है, तो अब जो उन्होंने खर्च किया वो कितना क्या एफिशिएंटली खर्च किया, उसका जो आउटपुट है, रिजल्ट क्या आया उसका, वो किस में आ जाता है, हमारा सोशल ऑडिट में। एनवायरमेंटल ऑडिट में क्या आ गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एनवायरमेंटल लॉस की कितनी कंप्लाइंस कर रही है, और ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन वगैरह है, उसका जो एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, सारे किस में आता है, एनवायरमेंट ऑडिट में। ऐसे ही पढ़ेंगे हम परफॉर्मेंस ऑडिट है, ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या है कि सारा देखेंगे परफॉर्मेंस कंपनी की जो स्टैंडर्ड्स तय किए थे उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोप्राइटरी ऑडिट है, ऑपरेशनल ऑडिट है, सब आगे जाकर डिस्कस होगा। टाइमिंग के हिसाब से अगर देखें तो कॉन्टिन्यूस ऑडिट है जो पूरा साल चलता है, एनुअल है, वन टाइम इन ईयर होता है, इंटरिम है, ठीक है, रैंडमली बीच में करवा लिया, 6 महीने हुए थे मान लें करवा लीजिए, कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है, इंटरिम डिविडेंड, तो उससे पहले ऑडिट कंडक्ट करवा लिया मान लो अपनी मर्जी से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरिम ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट क्या होता है, ये भी एनुअली है, ठीक है, मकसद क्या होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, देखना कि उसमें जो भी कंटेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। स्कोप के हिसाब से देखें कि पूरा का पूरा ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट, ठीक है, सारा कुछ
चेक होगा एक एक चीज़। पार्शियल ऑडिट है कि उस पर स्कोप तय कर दिया, फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ भी आपको इतना ही चेक करना है। डिटेल ऑडिट क्या है कि जिसमें एक एक ट्रांजेक्शन को पूरा का पूरा देखा जाता है, हर एक ट्रांजेक्शन डिटेल में बारीकी से इन डेप्थ चेक की जाती है, ठीक है, उसके रिकॉर्डिंग से लेके उसके रिजल्ट तक कि हमने ये किया, इसके करने से क्या रिजल्ट आया लास्ट में, तो सारा कुछ क्या है कि इसमें देखा जाता है इन डेप्थ में, ठीक है। द अबव ब्रॉड क्लासिफिकेशन इज समटाइम्स इंटरलॉक्ड, आपस में लिंक्ड होते हैं। जैसे कि टैक्स ऑडिट है, बात कर रहे थे, कॉस्ट ऑडिट है, ये भी क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, ठीक है। अब देखिए जो भी लॉ के तहत ऑडिट मैंडेटरी है उसे हम क्या कह सकते हैं, एक तरह का स्टैट्यूटरी ऑडिट कह सकते हैं। जैसे अब देखिए 139 के अकॉर्डिंग हर एक कंपनी को अकॉर्डिंग ऑडिट करवाना ही करवाना है सीए से। ऐसी 138 के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी कंपनीज को क्या है कि जो इंटरनल ऑडिट है वो करवाना ही करवाना है, ठीक है। अब जो लॉ के तहत जो मैंडेटरी हो गया उसे स्टैट्यूटरी ऑडिट बोल सकते हैं हम, ठीक है। ऐसी सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट करवाना ही करवाना है। अब ये लॉ के तहत ऐसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या है, सेक्शन 204 के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी कंपनीज को क्या है कि सेक्रेटरी ऑडिट करवाना ही कराना है, ठीक है। इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। अब यानी कि जो ऑडिट हमें लॉ के तहत करवाने हैं कंडक्ट, तो लॉ के तहत कंडक्ट करवाने हैं, ठीक है, उसे हम क्या कह सकते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट कह सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप यूजुअली किसी से बात करोगे नॉर्मल सेंस में तो कहेगा कि हाँ भी जो 139 के अकॉर्डिंग है उसी हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट। बट ऐसा नहीं होता, कि जो होता ये है कि जो लॉ के तहत जो कह रखा है कि करवाना ही करवाना है आपको, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है ना। जैसे अब टैक्स ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट है, ठीक है। बैलेंस शीट ऑडिट हैज़ डिफाइंड स्कोप, कि आपको केवल बैलेंस शीट ही देखनी है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, उसमें जो फिगर्स कंटेंट्स हैं देखना है कि उसकी जो वेरासिटी है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसकी जो ट्रूथफुलनेस है, उसको चेक करना है आपको, ठीक है। स्कोप ऑफ ऑडिट में बी डिसाइडेड बाय द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और बाय स्टैट्यूट्स गवर्निंग द ऑडिट, तो हम बात कर चुके हैं, ठीक है। जैसे अब इंटरनल ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट के केस में क्या है, जो स्कोप है वो कैसे तय होता है, जो मैनेजमेंट है प्लस जो इंटरनल ऑडिटर है उनका जो म्यूचुअल कंसेंट है, उनमें जो टर्म्स एंड कंडीशन सेट हो रही हैं उसकी तरह तय किया जाता है। अब जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है उसमें क्या होता है कि जो स्टैट्यूट है, पर्टिकुलर जो गवर्निंग स्टैट्यूट है, वो जैसा बोलेगा कि हाँ भी आपको ये कुछ देखना है तो वो देखना है, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो स्कोप है, करना क्या है, इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑडिट, ठीक है। किस प्रकार का ऑडिट है उस प्रकार से तय होता है कि हाँ भी इसका क्या है, स्कोप वगैरह है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट फॉर सोल प्रोप्राइटर्स। अब देखिए वैसे क्या है कि सोल प्रोप्राइटर को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर को ऑडिट कंडक्ट करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ एक ऑडिट है, जैसे टैक्स ऑडिट है, उनकी जो इनकम है एक स्पेसिफिक लिमिट क्रॉस कर जाती है, तो अब जो प्रोप्राइटर है उसको भी ऑडिट करवाना होता है कि नहीं। तो उस केस में क्या है कि चलो वो ऑडिट करवा रहा है, केवल वो टैक्सेशन से जुड़ा हुआ और कुछ भी नहीं है। बट हाँ, मान लीजिए अगर एक प्रोप्राइटर है वो अपनी मर्जी से, यानी वॉलंटरली, जिसे हम वॉलंटरी ऑडिट भी वो कह सकते हैं, ठीक है, वॉलंटरली क्या है कि ऑडिटर को अपॉइंट कर लेता है, ठीक है, ऑडिट कंडक्ट करने के लिए, तो ये क्या है, वॉलंटरी ऑडिट है, ठीक है। अब कहते हैं कि इसका क्या फ़ायदा हो सकता है उसको, हम बता रहे हैं कि हाँ भाई एक प्रोप्राइटर है वो भी अगर ऑडिट करवा ले तो क्या फ़ायदा हो सकता है। एक तो उसको पता लगेगा कि उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, ठीक है। एक जो प्रोप्राइटर है उसको पता लगेगा कि उसका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेसेस हैं, ठीक है। उसके अलावा कल को उसको लोन लेना है तो उसको फ़ायदा होगा, इंटरनल चेक के बारे में उसको पता लग पाएगा। ये जो इंटरनल चेक है, उसका इंटरनल चेक सिस्टम में क्या होता है कि जहाँ एक बंदे की जो कमियां हैं, ठीक है, उसका भाई जो एक एक बंदा जो काम कर रहा है उसको क्या है कि दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंटरनल चेक, ठीक है। तो इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल के बारे में पता लग पाएगा, कल को लोन लेना है तो पता लग पाएगा, एसेट्स हैं, लिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, एसेट्स हैं, खास करके उनका वेरिफिकेशन हो पाएगा, वो फिजिकली एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो यानी जो कंपनी की जो बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनका जो ट्रुथ एंड फेयरनेस है उसके बारे में उसे पता लग पाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए रीड करते हैं इसको। पहला है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो मैंने बताया कि एक प्रोप्राइटर को ये फायदा हो जाएगा, का जो बिजनेस है उसका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, तो उसके बारे में उसको पता लग पाएगा भाई क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। इट evaluates द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड strengths इट्स बाय रिमूविंग वीकनेसेस इफ एनी, ठीक है।
तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का प्रॉपरली इवैल्यूएशन हो पाएगा, तो पता लग पाएगा भी कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ क्या है कि स्ट्रेंथ है, और जो वीकनेसेस हैं उसको रिमूव किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसकी जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो ट्रूथ है, फेयरनेस है, वो पता लग पाएगी, जिससे क्या है कि जो कमियां हैं, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कमियां हैं वो पता लग पाएंगी, उसको भी रिवर्स किया जा सकेगा। टाइमली फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर रिपोर्ट्स। अब देखिए जहाँ पे ऑडिट होना होता है, एक तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी एक तरह का डेटरेंस इफेक्ट जाता है, एम्प्लॉयज़ को भी टेंशन होती है कि ऑडिट होना है, कल को कुछ गलती निकल गई फंस जाएंगे, ठीक है, तो उनको भी ये होता है कि हम फटाफट क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है टाइमली बेसिस पे क्या है कि उसको फाइनलाइज कर दें, क्योंकि ऑडिट होना होता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन टाइमली फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड टैक्स असेसमेंट्स। नेक्स्ट है मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज़, जैसे मैंने बताया आपको, अब एम्प्लॉयज़ को पता है कि ऑडिट होने वाला है, कल को ऑडिट हुआ, कुछ गलत पकड़ा गया तो जॉब जाएगी, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी एक तरह का क्या है कि मॉरल इफेक्ट होता है, एक डेटरेंट इफेक्ट होता है, वो भी ध्यान से क्या है कि काम करते हैं, ठीक है, प्रॉपर एक एक एंट्री बड़ी ध्यान से डालते हैं, ठीक है भी, हाँ भी, ताकि एंट्रीज क्या है ऑथेंटिक हो, सही हो, ठीक है, ट्रूथफुल हो, कि कल को कुछ गलत पकड़ा गया तो जॉब जाएगी, ठीक है ना। इट कीप्स ए मॉरल चेक ऑन द वर्किंग ऑफ एम्प्लॉयज़, हेल्प्स इन अरेंजिंग फंड्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही है। अब जहाँ पे एक प्रोप्राइटर है उसके क्या है कि अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं, तो कल को उस प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को अगर बैंक से लोन चाहिए, ठीक है, तो वो क्या है कि इजीली उनको लोन दे सकेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हाँ कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनके जो भी अकाउंट्स हैं वो ऑडिट हो चुके हैं, ठीक है, वो ऑब्वियसली क्या है कि वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, वो भी क्या है कि बड़ी आसानी से, ठीक है, लोन ग्रांट कर देते हैं, अगर बाकी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हों। इट हेल्प्स देम इन ऑब्टेनिंग फंड्स इजीली फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन मोर रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल टू द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो क्या है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंकों से लोन लेने में आसानी होगी। अदर बेनिफिट्स हैं, जैसे ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए बोनस पे करना होता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, बोनस एम्प्लॉयज़ को पे करना होता है, वो प्रॉफिट के हिसाब से होता है। अब कल कोई एम्प्लॉय ये झगड़ा नहीं कर सकता है कि हाँ भाई तुम जो प्रॉफिट दिखा रहे हो कम दिखा रहे हो, गलत दिखा रहे हो, ठीक है। तो अगला कह सकता है, जो ऑनर है वो कह सकता है कि देखिए हमारे तो अकाउंट्स ऑडिट हुए हैं, जो भी प्रॉफिट्स आए हैं वो क्या हैं हमारे, क्या है कि आफ्टर ऑडिटिंग द अकाउंट्स आए हैं, ठीक है, ऑडिट हो रखा है, ठीक है। ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में हेल्प मिलती है, लेबर डिस्प्यूट्स हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड अदर्स। देखिए जो बेनिफिट प्रोप्राइटर को है वो बेनिफिट इनको भी होंगे, पार्टनरशिप फर्म्स को, अदर कंसर्न्स को भी। अब पार्टनरशिप को एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या हो सकता है कि उनकी जो रेशियो है, कल को उनका झगड़ा नहीं होगा कि हाँ भाई जो प्रॉफिट मुझे कम मिला, प्रॉफिट में जो शेयर है मुझे कम मिला। उनकी जो गुडविल की कैलकुलेशंस है, इनकमिंग पार्टनर की या आउटगोइंग पार्टनर की, ठीक है, उनके बीच में जो सेटलमेंट है उसको करने में आसानी होगी। ये थोड़े से एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकते हैं एक पार्टनरशिप कंसर्न को, ठीक है। द एडेड एडवांटेज बिसाइड्स अदर एडवांटेजेस, जो हमने ऊपर पढ़ा वो तो है ही एडवांटेजेस, जो हमने अभी प्रोप्राइटर के केस में पढ़ा वो एडवांटेजेस तो है ही हैं, एक पार्टनरशिप कंसर्न को वो एडवांटेजेस तो है ही हैं। उसके अलावा क्या एडवांटेज है, जैसे मैंने बताया आपको कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स अमंग द पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोर रिलायबल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो ऑडिट हो चुके हैं, ठीक है, तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, करेक्टनेस है, ट्रुथफुलनेस है, उस पर रिलाई किया जा सकता है। अब जो पार्टनर्स है उनके बीच में जो सेटलमेंट होनी है उसकी सेटलमेंट में फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है जो माइनर पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनको खास नॉलेज होती नहीं है अकाउंट्स के बारे में। अब अकाउंट्स ऑडिट अगर हो रहे हैं तो माइनर पार्टनर की जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने में सहायता मिलेगी। और जो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो डॉर्मेंट पार्टनर्स हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्या है पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको ये हो जाएगा कि चलो अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं तो मतलब अकाउंट जो है वो सही है, कुछ गलत उसमें नहीं है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर स्लीपिंग पार्टनर्स हु आर नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस एंड कीप चेक ऑन पर्सन्स हु आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, ठीक है। जो एक्टिव पार्टनर्स हैं, जो डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक तरह का कंट्रोल रहता है। इट हेल्प्स इन पार्टनरशिप फर्म फॉर सेटलमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स। इट इनेबल टू फर्म टू गेट लोन्स, ठीक है, ये भी सेम वही आ गया, ठीक है। तो फायदा क्या हुआ पार्टनरशिप फर्म को एक्स्ट्रा, एक तो जो पार्टनर्स जो डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते तो उनको ये थोड़ा सा विश्वास हो जाता है कि हाँ अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं तो सब सही हो रहा है, ठीक है। और लोन वगैरह लेने में तो हेल्प मिलती है, और गुडविल की कैलकुलेशन करने में इनको हेल्प मिल जाती है, ठीक है।
Due to these advantages, even the entities which are not under the statutory obligation of statutory audit get their accounts voluntarily audited to get the underlying benefits. ठीक है, तो बहुत सारी एंटिटीज जिनको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ऑडिट कंडक्ट करवाने की, तो वो भी क्या है कि ऑडिट कंडक्ट करवाते हैं ताकि उनको ये सभी बेनिफिट का जो है मिल सके। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द ट्रूथ एंड फेयरनेस। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो ऑडिट कंडक्ट होता है उसका जो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, ठीक है, ऑडिट की हमेशा अगर ऑब्जेक्टिव की अगर आप बात करो तो ऑडिट का हमेशा जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि हाँ, कि जो ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता लग सके। और जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है वो आ जाता है कि एरर्स को पकड़ना, फ्रॉड वगैरह उसको डिटेक्ट करना। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करती हैं कि नहीं करती। और सेकेंडरी होता है कि हाँ, फ्रॉड वगैरह पकड़ना कि कुछ गलत हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, जैसे होता है ना फोरेंसिक ऑडिट टाइप, वो क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए फिर कहते हैं कि बोथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, देखिए अपना जो प्राइमरी है वो तो अपना रहता है। बेसिक आप कभी भी देखेंगे जो ऑडिटर है वो ऑडिट कंडक्ट करता है, तो अब मेजर फोकस होता है कि हाँ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करें। ठीक है, फ्रॉड वगैरह तो लास्ट की बात होती है। ठीक है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड नॉट इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी ऑडिट। जैसे हम कई बार बात कर चुके हैं अब तक इसी वीडियो के अंदर कि स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है, कि जो मैंडेटरी है बाय लॉ। जैसे हमने बात की सेक्शन 139 कहता है कि हाँ भी हर एक कंपनी को ऑडिट करवाना ही करवाना है सीए इन प्रैक्टिस से। अब जैसे सेक्शन है 148, अब ये सेक्शन कहता है कि हाँ भी कुछ एक कंपनीज हैं, कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज हैं जिन्हें ऑडिट करवाना है कॉस्ट रिकॉर्ड्स का कॉस्ट ऑडिटर से। ठीक है, अब ऐसे ही है 204 है जो कहता है कि कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज हैं जिन्हें सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स का ऑडिट करवाना है सीएस इन प्रैक्टिस से, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से। तो ये जो लॉ द्वारा मैंडेट किए गए हैं कि आपको ये ऑडिट करवाने ही करवाने हैं, इन्हें हम क्या बोल देते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट। और हमने बात भी की कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, इनके जो काम करने का स्कोप होता है वो कौन तय करता है, वो अंडर स्टैट्यूटरी तय किया जाता है, कानून के द्वारा ही तय किया जाता है। और इनको जो रिपोर्टिंग करनी होती है वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको करनी होती है। ठीक है, या कुछ केसेस में थर्ड पार्टीज को भी करनी होती है। इसमें जो इंडिपेंडेंस है वो टोटल इंडिपेंडेंस होती है ऑडिटर की। ठीक है ना। चलिए, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। एक तो क्या है कि ये मैंडेटरी है इन नेचर, और दूसरा इज द चेकिंग ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अकाउंट्स जो हमें चेक करने हैं वो क्या है कि रिक्वायर्ड बाय लॉ, भी लॉ ने कहा कि ये अकाउंट चेक करने हैं तो करने हैं। स्टैट्यूट्स और लॉ में रिक्वायर हैविंग एन एनुअल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ए कंपनी और एनी अदर एंटिटी। जैसे सेक्शन 139 है। अब ये 139 क्या कहता है, ठीक है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है इसमें क्या है, यही तो है कि हाँ भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर ऑडिटर को क्या है कि अपना व्यू देना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट भी करती हैं कि नहीं करती। ठीक है, द लॉ में रिक्वायर द ऑडिट टू बी कंडक्टेड इन द स्पेसिफाइड मैनर। ठीक है, लॉ रिक्वायर करता है कि हाँ भी जो ऑडिट है किस मैनर में क्या है कंडक्ट करना है स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने। अब जो मैनर है, किस प्रकार से रिपोर्टिंग होगी, कंटेंट का क्या रिपोर्ट होगा, ठीक है, रिपोर्ट का क्या कंटेंट होगा, और कौन सी अथॉरिटी को ये सबमिट करना है, ये हमने पहले डिस्कस किया है। ये सारा किस में होता है, अंडर द स्टैट्यूट होता है, लॉ के द्वारा तय किया जाता है। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज जनरली द प्रिंसिपल ऑडिटर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये मेन है, क्योंकि इसका मेन काम क्या है, एक तो पहली बात तो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, एक्सटर्नल ऑडिटर है, इंडिपेंडेंट है ये। तो इसका एक तरह का कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑडिटर है, क्योंकि इसका मेन काम ही क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर ट्रू एंड फेयर व्यू देना। ठीक है, वेरियस स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, जैसे हमने अभी बात की मैंने, जैसे कहा कि मैंने 139 के अकॉर्डिंग सीए ऑडिट करता है जो, ठीक है, और 148 के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट ऑडिटर है 204 के अंदर सीएस इन प्रैक्टिस है। ठीक है, या 44 ए बी जो सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, उसके तहत टैक्स ऑडिट जो है, ठीक है, सीए कंडक्ट करता है। अब ये ऑडिट क्या है, ये अंडर द स्टैट्यूट मैंडेट किए गए हैं, करवाने रिक्वायर्ड है, तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, चलिए, इन द केस ऑफ कंपनीज, द कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न्स द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, इस रिपोर्टिंग एंड मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट। अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, गवर्नमेंट बॉडी है, तो यहाँ पे जो स्कोप है, ठीक है, जो काम करना है ऑडिट में, क्या कुछ देखना है, ये कौन तय करता है, कैग। ठीक है, द स्कोप एंड ऑडिट प्रोग्राम्स आर
सेट बाय द कैग एंड द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब 139 है, ये खाली ये नहीं कहता कि हाँ भी जो अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज है, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज है, उन्हें ही ऑडिट करवाना है, ये गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर भी इक्वली एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है ना। अब जो स्कोप तय करना होता है, ठीक है, ऑडिट का गवर्नमेंट कंपनीज के केस में, तो ये कंपनी एक्ट 2013 तो तय करता ही करता है, साथ में जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो भी तय करता है। इन द केस ऑफ ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, अब इंश्योरेंस कंपनीज हैं तो उसमें क्या है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 उसके द्वारा भी तय किया जाता है, प्लस जो इरडा है, जो उसकी रेगुलेटरी बॉडी है, इरडाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी तय करती है। ऐसी बैंकिंग कंपनी के केस में क्या है, ठीक है, अब जो ऑडिटर है, ऑडिट है अंडर सेक्शन 139, ये भी है, साथ में क्या लग जाता है, जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, ठीक है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वगैरह भी इस पर लागू हो जाता है। इन द केस ऑफ ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी या फिर नेशनलाइज बैंक, ऑडिट इज गवर्न्ड बाय स्पेसिफिक स्टेट्यूट्स एंड इरडाई यानी प्लस आरबीआई। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी इरडाई मैंने बताया कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, और आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गाइडलाइंस कोऑपरेटिव बैंक्स आर आल्सो गवर्न्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ठीक है, तो कहने का भाव सिंपल ही है कि कंपनीज के केस में नॉर्मली कंपनीज एक्ट लग गया। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज के केस में क्या है कि जो कैग है वो तय करता है स्कोप, प्लस कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। ऐसे ही जो बैंकिंग कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उसमें जो बेसिकली जो स्कोप होता है, उनके जो स्पेसिफिक स्टैट्यूट है उनके, ठीक है, जैसे अब इंश्योरेंस के लिए रिडाई का अलग से कानून बना हुआ है, ठीक है, या उनकी जो गाइडलाइंस है रिडाई की, या फिर आरबीआई की जो गाइडलाइंस है बैंकिंग कंपनीज के केस में, तो उनके अकॉर्डिंग क्या ऑडिट कंडक्ट करना होता है। अब एडवांटेज क्या है स्टैट्यूटरी ऑडिट के, देखो हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑडिटर है। वो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखता है, रिव्यू करता है, एनालाइज करता है, वैल्यूएट करता है, तो उसका मेन काम ही यही होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ये ट्रू एंड फेयर व्यू देना। ठीक है, अब एक ऑडिटर जब ऑडिट कंडक्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो सब कुछ देख रहा होगा, हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली एनालाइज कर रहा होगा, वैल्यूएट कर रहा होगा, तो एक प्रजम्पशन ली जा सकती है कि हाँ भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ऑडिटर एक्सप्रेसेस हिज इंडिपेंडेंट ओपिनियन आफ्टर फॉलोइंग relevant audit procedures and checking the external and internal evidences necessary for the conduct of audit। कहते हैं जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है अपनी आफ्टर फॉलोइंग रेलिवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स, जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर्स हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं, वट एवर द ऑडिट प्रोसीजर्स आर। ठीक है, जो ऑडिट प्रोसीजर्स है वो अप्लाई करने के बाद ही एक ऑडिटर क्या अपनी ओपिनियन देता है। और वो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल जो एविडेंसेज हैं, ठीक है, एक्सटर्नल एविडेंसेस क्या है, जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गई, जो डेटर है उससे कोई इंक्वायरी कर ली, कंपनी का क्रेडिटर है उससे इंक्वायरी कर ली, ये क्या है एक्सटर्नल एविडेंसेस है। इंटरनल क्या है कि एम्प्लॉय से कोई एविडेंस ले लिया या मैनेजमेंट से कोई जो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ले ली। ठीक है, तो कहते हैं कि जो एक ऑडिटर है वो अपना जो ऑडिट कंडक्ट करता है वो उसके बाद अपनी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है। ठीक है, सब कुछ देखने के बाद जो इंटरनल एविडेंस है, जो एक्सटर्नल एविडेंस है, सबको रिव्यू करने के बाद, ठीक है, ही कमेंट्स ऑन द ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन सर्टन डेट एंड ऑल्सो अबाउट द फैक्ट दैट नो मिसस्टेटमेंट और मिस रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर द रिपोर्ट। बिल्कुल सही कि अब देखिए उसने सब कुछ चेक कर लिया, इंटरनल एविडेंस है, एक्सटर्नल एविडेंस है, सब कुछ एनालाइज किया, वैल्यूएट किया, उसके बाद अपनी उसने इंडिपेंडेंट ओपिनियन दी। फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कुछ और स्टेटमेंट्स हैं, उसके ऊपर वो अपनी जो ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस जो है बताता है कि अपनी जो यानी ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो उस पर देता है अपना, इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये सही है, इसमें ये गलत है। ठीक है, सच एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन बाय द ऑडिटर increases the reliability, authenticity and credibility of the financial statement which may further be used by different users for various purposes such as। ठीक है, अब बिल्कुल सही है कि अब जब ऑडिटर ने ऑडिट कंडक्ट कर दिया, उसने अपनी ओपिनियन दे दी, अब ये बेसिक प्रिजम्पशन हो जाती है कि जब एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर सारा कुछ देखने के बाद अपनी ओपिनियन दे रहा है, तो ऑब्वियसली क्या है कि उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑथेंटिसिटी है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो रिलायबिलिटी है, ऑब्वियसली क्या है कि मल्टीप्लाई हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब इसका फ़ायदा किसको है, मेंबर्स को है, शेयर होल्डर्स को है, स्टेक होल्डर्स को है, कि वो अपने जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो ले सकते हैं, एंड फॉर एक्सरसाइजिंग देयर वोटिंग राइट्स।
ठीक है। अब उनको पता होगा कि कंपनी जो है कि क्या प्रॉफिट आ रहा है, उसका क्या लॉस आ रहा है, कि कौन से डिसीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, बोर्ड ने डिसीजन गलत ले रहे हैं कि सही ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो वोटिंग भी कर सकते हैं अपनी। हाँ, टाइमली बेसिस पे जो टैक्स की असेसमेंट है, जो टैक्स की लिबिलिटी है, वो डिटरमाइन हो जाती है अगर ऑडिट हो चुके हैं। फॉर डिटरमाइनिंग द परचेज और सेल कंसिडरेशन इन केस ऑफ ऑनगोइंग कंसर्न। ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंपनी हमने कोई बाय करनी है या हमने अपना कोई यूनिट सेल करना है, तो हमें कोई परचेज कंसिडरेशन निकालना है, वैल्यू निकालनी है, वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ऑडिट जो है हो चुका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रही हैं। ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है, तो हमें अब कुछ जो इवैल्यूएशन करना है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं आराम से। फिर कहते हैं सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट्स इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल और अदरवाइज। बिल्कुल सही है। अब जैसे हमने पहले ही बात की कि अगर पार्टनरशिप फर्म का कोई ऑडिट हो रहा है, तो वहाँ पे पार्टनर्स के आने पे, जाने पे, रिटायर होने पे, ठीक है, या फर्म के डिजॉल्व होने पे कुछ वैल्यूएशन वगैरह करनी हम कर सकते हैं। बिफोर द कोर्ट इन केस ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स विद एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स और डेटर्स। ठीक है। कोर्ट के समक्ष मान लीजिए कोई डिस्प्यूट चला गया है, तो कोर्ट कहता है कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो लेके आओ, तो कोर्ट उन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई कर सकता है फॉर डिटरमाइनिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस और शेयर्स इन केस ऑफ मर्जर, एक्विजिशन एटसेट्रा। ठीक है। अब बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है या शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, अगर बिजनेस मर्ज हो रहा है, डीमर्ज वगैरह हो रहा है। ठीक है। अब बैंकों वगैरह से लोन लेना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, इन्वेस्टर से, ठीक है, पैसा चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस लेनी है, तो वो भी क्या है कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी डिमांड करते हैं। इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर गेटिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड अवेलिंग टैक्स एग्जम्पशन। बिल्कुल सही बात है। अब अगर एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसे कोई टैक्स की एग्जम्पशन चाहिए, ठीक है, या उसको कोई ग्रांट चाहिए गवर्नमेंट से, तो वो सारे क्या मांगते हैं कि हाँ भाई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ। इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड स्ट्रेंथनिंग इट बाय रिमूविंग द इनहेरेंट वीकनेसेस एंड चेकिंग द एफिकेसी ऑफ द इंटरनल चेक। बिल्कुल सही है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब एक ऑडिट हो चुका होता है, तो उसे एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है उसकी इवैल्यूएशन होती है, उसे पता लगता है कि हाँ भी इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, और जो वीकनेसेस हैं उसको क्या है कि हम रिमूव कर सकते हैं। फॉर चेकिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट विच मैनेजेस द फंड्स एंड अफेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ रियल ओनर्स और शेयर होल्डर्स। बिल्कुल सही है। अब देखिए जो शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, दे इन्वेस्ट दर मनी इनटू द बिजनेस, इन्वेस्ट इनटू द कंपनी मान लीजिए। ठीक है। अब क्या है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दे आर मैनेजिंग द कंपनी। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो चुका होगा, तो जो ऑनर्स हैं, शेयरहोल्डर्स हैं, वो भी रिलाई कर सकते हैं कि हाँ उनका जो फंड्स हैं दैट आर बीइंग इफेक्टिवली एंड ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। ठीक है। फॉर अदर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, इट इंश्योर्स दैट any assertions in the financial statements are neither overstated, understated nor misinterpreted। ठीक है। तो कहते हैं कि देखिए जब कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, लाइक क्रेडिटर्स है, डेटर्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, तो जब उनके पास कोई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, तो दे कैन बेसिकली प्रिज्यूम दैट कि जो जो भी मैटर दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ना ही वो अंडरस्टेटेड है, ना ही ओवरस्टेटेड है, ना घटा के कुछ बताया गया, ना बढ़ा के कुछ बताया गया है, और ना ही क्या है कि उसमें कुछ मिसरिप्रेजेंट किया गया, सब कुछ ओके है। फॉर द पर्पस फॉर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय वे ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स। ठीक है। तो अब क्या है कि जो प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, जैसे उसमें से मान लीजिए आप एम्प्लॉयज़ को बोनस वगैरह देना है या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हुआ है, तो एक बेसिक प्रिजम्पशन ली जा सकती है कि हाँ भाई जो प्रॉफिट है वो सही निकला होगा। ठीक है। अब यही है, डिविडेंड का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेज आर ऑर्डर्ड। बिल्कुल सही है। अब ऑडिट हो रहा है तो एक बेसिक प्रिजम्पशन ली जाएंगी कि हाँ भाई जो लॉज एप्लीकेबल हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर बीइंग कंप्लाइड विद, ठीक है, सब कुछ ओके है, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं। फॉर सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स और अदर रिकवरीज फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडीज और अदरवाइज। ठीक है। अब कोई इंश्योरेंस क्लेम हमने मांगा है, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो। अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ही नहीं, तो कैसे हम क्या है कि इंश्योरेंस क्लेम फिर मांग पाएंगे। ठीक है। तो वो इंश्योरेंस कंपनी भी हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस पर विश्वास नहीं करेगी, बट अगर वो ऑडिट हो चुका है उसका, तो इंश्योरेंस कंपनी कैन रिलाई अपॉन। ठीक है ना। तो ये बेसिक से एक बेनिफिट है ऑडिट करवाने के।
और ये बेसिक से बेनिफिट ही बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑडिट। अब देखिए गवर्नमेंट के पास, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ये गवर्नमेंट है कि नहीं, तो उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो यानी कि गवर्नमेंट का, जो पब्लिक का पैसा उनके पास जाता है, टैक्स पेयर मनी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑडिट में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती हैं कि उनका जो पैसा है, ठीक है, वो एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो टैक्स पेयर मनी या एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, और जो वो खर्चा कर रहे हैं उसकी जरूरत भी थी कि नहीं थी, यानी कि प्रोप्राइटी, ये खर्चा किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मोदी जी की बहुत ऐड चलती है, ठीक है, सारा लगता है कि बस मोदी है और कुछ देश में है ही नहीं। ऐसे दिल्ली में लगेगा कि केजरीवाल ही और कुछ है ही नहीं, हमारे पंजाब में आओगे लगेगा कैप्टन अमरिंदर सिंह ही और कुछ है ही नहीं। काम कुछ करें ना करें बट ठीक है, चमकाना तो होता ही है, ठीक है। तो अब क्या है कि इनका देखा जाता है कि हाँ भाई कोई भी खर्चा हो रहा है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, उसकी प्रोप्राइटी क्या है, उसकी रिजनेबलनेस क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या होना भी चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। उसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट ऑडिट के केस में क्या आता है, प्रोप्राइटी ऑडिट। ऐसे क्या एक एफिशिएंसी ऑडिट आ जाता है। एफिशिएंसी ऑडिट में क्या है कि हाँ, जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, इफेक्टिवली उसका इस्तेमाल हो रहा है, कि एफिशिएंसी क्या है, क्या हमने खर्चा कर दिया उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं उसमें, ठीक है ना। चलिए, अब गवर्नमेंट ऑडिट का मीनिंग दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशंस हैंडबुक ऑन गवर्नमेंट ऑडिटिंग इन डेवलपमेंट कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, एक यूनाइटेड नेशन की हैंडबुक है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में। अब हमारी इंडिया तो क्या है, ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्री, आपको पता ही है। दैट गवर्नमेंट ऑडिटिंग इज द ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस ऑफ पब्लिक एंटिटी, ठीक है। तो कहते हैं कि जो पब्लिक एंटिटीज़ हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस। एक गवर्नमेंट एंटिटी है, एक पब्लिक एंटिटी है, उसकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, उसकी ऑपरेशनल रिकॉर्ड्स हैं, अदर रिकॉर्ड्स हैं, उनका एक ऑब्जेक्टिव के साथ सिस्टमेटिक वे में, प्रोफेशनल तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जामिनेशन होता है फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिकॉर्ड्स का। फॉर द पर्पस ऑफ, पर्पस क्या है, इवेल्युएटिंग, वेरीफाइंग दैम, जो फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, अदर ऑपरेशंस हैं, उनके रिकॉर्ड्स हैं, देखना कि हाँ ये सही है कि नहीं है, उनको वेरीफाई करना, इवेल्यूएट करना, ठीक है, और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करना, इसमें बताना, कमेंट्स देना, कंक्लूजन्स निकालना, सुझाव देना, रिकमेंडेशंस, और अपनी एक प्रोफेशनल जो ओपिनियन है, एक एप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ओपिनियन है, वो देना इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यानी कि जो गवर्नमेंट ऑडिट है उसका बेसिक मीनिंग क्या है, कि यही कि एक जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक पब्लिक एंटिटी है, उसके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, उसके जो ऑपरेशनल रिकॉर्ड्स हैं, उसके जो अदर रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उसको इवेल्युएट करना, ठीक है, उसके बारे में क्या है कि जो अपनी रिपोर्ट तैयार करना, अपने कमेंट देना, अपनी रिकमेंडेशन देना, ठीक है, रिपोर्ट देना, और बताना कि हाँ भाई यहाँ पे क्या है, कि क्या सही है क्या गलत है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑथेंटिसिटी है उसके बारे में अपनी रिपोर्ट देना, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑथराइजेशन। अब हमारे देश की बात करें, ठीक है, इंडिया में क्या है कि जो कैग है, जैसे बताया मैंने पहले भी, तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, ठीक है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, इनके जो ऑडिट हैं वो कौन कंडक्ट करता है, कैग। कैग खुद करता है या किसी के जरिए करवाता है, ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन के साथ होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। अब एक होता है ट्रांजैक्शन ऑडिट। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बड़ा शानदार टॉपिक्स हैं ये, बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स हैं। कहते हैं कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, उसमें क्या आ गया, पहले है ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन के ऑडिट, जैसे एक्सपेंडिचर ऑडिट, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑडिट में हम क्या देखेंगे, कि इसमें हम देखेंगे कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, वो होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या वो जो एक्सपेंडिचर हुआ वो सैंक्शन भी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये सब आता है एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट में, एफिशिएंसी एंड कम परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है। जिसमें बताया कि एक्सपेंडिचर ऑडिट है, तो बेसिक क्या है कि जो ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर है का मकसद क्या होता है, टू इंश्योर दैट देयर इज प्रोविजन ऑफ फंड्स ऑथराइज्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फिक्सिंग द लिमिट्स विद इन विच एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड। सम स्टैंडर्ड्स आर ब्रीफली एक्सप्लेन्ड बिलो। तो एक्सपेंडिचर ऑडिट में बेसिक चीज़ तो क्या आ गई कि हाँ, तो जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो सैंक्शन हुए हुए हैं, उसकी अप्रूवल मिली हुई है प्रॉपर, ठीक है, जो विद इन द सैंक्शन लिमिट वो खर्चे
किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या है कि कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं एक्सपेंडिचर ऑडिट के। तो पहला क्या है, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, इसको क्या बोल देते हैं, और रेगुलरिटी ऑडिट, कि हाँ जो खर्चे किए जा रहे हैं, ठीक है, एज पर द जो रूल्स हैं, एज पर द ऑर्डर्स जो है रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग किए जा रहे हैं। अंडर दिस द ऑडिटर हैज़ टू सी दैट expenditure incurred conforms to the relevant provisions of statutory enactment and in accordance with the financial rules and orders framed by the competent authority। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे नेम है इसका, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, कि जो भी खर्चे किए जा रहे हैं एज पर द रूल्स, एज पर द ऑर्डर्स, जो खर्चे किए जा रहे हैं और एज पर द जो स्टैट्यूट्स जो लागू होता है इस ऑर्गेनाइजेशन पे गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग खर्चे किए जा रहे हैं। ऑडिट ऑफ सैंक्शन, एज द नेम सजेस्ट, फिर देखना कि जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किया जा रहा है वो प्रॉपर्ली सैंक्शन किया गया है कि नहीं किया गया, जो भी जो अथॉरिटी है उसके द्वारा सैंक्शन किया गया कि नहीं किया गया। ठीक है, द ऑडिटर हैज़ टू इंश्योर दैट ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज कवर्ड बाय द सैंक्शन, बाय ए सैंक्शन ईदर जनरल और स्पेशल अकॉर्डेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑथराइजिंग सच एक्सपेंडिचर इन केस एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द सैंक्शन लिमिट, ऑब्जेक्शन इज अरेस्ट। ठीक है, अगर जो सैंक्शन लिमिट के, पहले तो देखना है कि सैंक्शन लिमिट के विदिन खर्चा किया गया है, अगर बियॉन्ड किया गया है तो उस पर एक ऑब्जेक्शन रेज कर दी जाएगी। देखिए सैंक्शन तो 10 लाख की थी, मंजूरी 10 लाख की थी, 11 लाख खर्चा हो गया, 1 लाख क्या है, ये खर्चा गलत है। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजंस ऑफ फंड्स, तो चेक करना है कि हाँ भी जो फंड्स हैं पहले उसकी प्रोविजनिंग हुई है, उसके बाद खर्चा किया गया है। द ऑडिटर हैज़ टू इंश्योर दैट देयर इज ए प्रोविजन ऑफ फंड्स आउट ऑफ विच एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड, यानी कि फंड्स की प्रॉपर प्रोविजनिंग है, उसके बाद ही खर्चे किए जा रहे हैं। ठीक है, and the amount of such expenditure does not exceed the sanction amount as well as examine whether the money has been spent for the specified purpose। तो पहले देखना है कि जो फंड्स की प्रोविज़न की गई है कि पैसे की प्रोविज़न भी है कि नहीं, खाली खर्चा पहले करने को तैयार हो गए हैं। ठीक है, और देखना है कि यहाँ भी जो सैंक्शन अमाउंट है उससे ज़्यादा तो खर्चा नहीं किया जा रहा। ठीक है, और जो स्पेसिफाइड पर्पस इसके लिए फंड सैंक्शन किया गया है, जिसके लिए प्रोविजनिंग की गई है फंड की, ठीक है, उसके ऊपर ही खर्चा किया जा रहा है। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, इसमें तो देखा जाता है कि देखिए खर्चा करना भी चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। जैसे देखा होगा कि आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, मैंने अभी एग्जांपल ली थी, जगह जगह बोर्ड लगवा देते हैं। ठीक है, अब जैसे अब क्या था कि सेंट्रल विस्टा का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, सेंट्रल विस्टा का, देश की इतनी बुरी हालत है कि परेशानियां हैं, ठीक है, मंदा है लोगों का। उसके दौरान क्या है कि दिल्ली में क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर का घर बनना है या नई पार्लियामेंट बननी है, वो करोड़ों अरबों रुपये का खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, अगर फाइनेंशियल हम प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो खर्चा बिल्कुल गलत है कि नहीं। तो ये फाइनेंशियल जो प्रॉपर्टी है उसका एक ऑडिट जो है ये बताता है कि हाँ ये खर्चा जो हो रहा है उसकी जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, मोरालिटी एंड एथिक्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा। द ऑडिटर हैज़ टू इंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर incurred are with respect to the recognized standards of financial propriety, that means the quantity, quality, morality and ethics। ठीक है ना, तो सब कुछ हमें क्या है कि गवर्नमेंट ऑडिट के केस में देखना है। मैं फिर रिपीट करता हूँ। ठीक है, एक तो क्या इसमें क्या आ गया, इसको बोल देते हैं एक्सपेंडिचर ऑडिट। ठीक है, इसके ऊपर क्या आता है, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, कि जो खर्चा किया जा रहा है उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको देखना है। अब इसका एक पार्ट है एक्सपेंडिचर ऑडिट, उसमें एक देखना है कि यहाँ भी जो खर्चा किया जा रहा है वो एज़ पर द रूल्स, एज़ पर द लॉ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो भी रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो पर्टिकुलर जो स्टैट्यूट लागू होता है, कानून लागू होता है, उसके अकॉर्डिंग खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा, या प्लस जो विदिन जो सैंक्शन लिमिट है उसके विदिन खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और जो खर्चा किया जा रहा है उसका फाइनेंशियल प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज, कितना खर्चा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, या उसकी जो एथिक वाइज देखा जाए, मोरालिटी के हिसाब से। जिसमें सेंट्रल विस्टा की एग्जाम्पल ली, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी पर मेरे हिसाब से तो खर्चा किया गया, फिर भी जो अगेंस्ट मोरालिटी या अगेंस्ट एथिक्स है कि देश इतनी बुरी हालत में और आप इतने, ठीक है, इस तरह के खर्चे कर रहे हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट यानी वॉलंटरी ऑडिट प्लस स्टैट्यूटरी ऑडिट में डिफरेंस क्या है। अब आपको पता ही है वॉलंटरी ऑडिट क्या है, कि जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्रोप्राइटरशिप है वो अपनी मर्जी से करवा रही है, लॉ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्टैट्यूट्स मैंडेट नहीं करता, कोई कानून रिक्वायर नहीं करता कि ऑडिट करवाओ ना करवाओ। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी मर्जी से करवा रही है। तो हमने देखा भी था जैसे एक प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है बट फिर भी करवा रहे हैं वो। ठीक है, तो उसका फ़ायदा क्या है उनको, हम देखा कई सारे फ़ायदे हैं उनको। एक उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसकी जो रिलायबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, उसकी जो कह सकते हैं ना क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी
तो उसकी क्या है कि वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब एक पार्टनरशिप है, उनमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, जो पार्टनर्स हैं उनके जो क्लेम्स हैं वो सेटल करने हैं। ठीक है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उनसे लोन लेना है, या इंश्योरेंस क्लेम सेटल करने हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को जो बोनस वगैरह देने होते हैं, तो उसमें कोई लेबर डिस्प्यूट अराइज नहीं होते। तो ये सभी फ़ायदे हैं वॉलंटरी ऑडिट करवाने के भी। ठीक है, और जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो आपको पता ही है, वो क्या है कि एज पर लॉ है, जहाँ लॉ मैंडेट करना है कि आपको करवाना ही करवाना है ये ऑडिट। तो वो क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, वहाँ पे क्या है, जो ऑडिटर है वो बिल्कुल एक्सटर्नल है, बिल्कुल क्या है कि वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है एक। ठीक है, जो एज पर द स्कोप भी है उसका क्या है, जो तय होगा वो एज पर द स्टैट्यूटरी तय होता है। बट हाँ, जो वॉलंटरी ऑडिट है वो जैसे मैनेजमेंट चाहेगी उस प्रकार से स्कोप तय होता है एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर। ठीक है, और जो वॉलंटरी ऑडिट है तो उसमें जो रिपोर्ट किसको सबमिट करनी होती है, जिसने अपॉइंट किया, यानी मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया, मैनेजमेंट को रिपोर्ट देनी है। ठीक है ना। चलिए, अपॉइंटिंग अथॉरिटी बिल्कुल सिंपल है ये। वॉलंटरी ऑडिट्स आर नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट्स। ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट्स हैं। देयर इज नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट फॉर ए स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB। प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ, अगर उनकी इनकम जो है एक स्पेसिफाइड लिमिट क्रॉस कर जाती है तो उन्हें टीए से टैक्स ऑडिट करवाना होता है कि टैक्स की जो कंप्लाइंसेज है वो हुई हैं कि नहीं हुई हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर ए स्टैट्यूटरी टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB रिक्वायर्ड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो टर्म मैंने बताया कि जैसे टर्नओवर है, ठीक है, उसके डिपेंड करता है कि इतनी सेल्स हो गई, इतनी इनकम होगी, एक्सीड कर दी तो ऑडिट करवा रहे हैं। Sole proprietors and partnership firms may get their accounts audited voluntarily on their own because of certain advantages। जो हमने बात की भी थी, बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। हाँ, ये आपको पता ही है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट है, ये मैंडेटरी है इन नेचर। जैसे कंपनीज एक्ट, कई बार बता चुका हूँ मैं, कंपनीज एक्ट के तहत सेक्शन 139 है जो कहता है कि हर एक कंपनी को ऑडिट करवाना ही करवाना है। ठीक है, 148 में कॉस्ट ऑडिट है, जैसे मैंडेटरी है कुछ एक सर्टन कंपनीज को। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स आर मैंडेटरी इन नेचर। Audit of companies is mandatory under the provisions of Companies Act 2013. Audit of insurance companies, banking companies, cooperative societies are also mandatory under the specific statutes as applicable। जैसे हर एक बैंक का ऑडिट करवाना ही करवाना है, हर एक इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट होना ही होना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वॉलंटरली अगर आप ऑडिट करवा रहे हैं तो मेन होता है कि आपको पता लग सके आपका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो कैसा है, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी जो लाइबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, उसके बारे में पता लग सके। ठीक है, कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, चेक ऑन एम्प्लॉयज़, ये बढ़िया है, बताया था पहले भी कि हाँ अगर ऑडिट हो रहा है तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक तरह का डेटरेंट इफेक्ट जाता है, उनको थोड़ा डर होता है, मोरल एक चेक होता है उनके ऊपर कि हाँ ऑडिट हो रहा है तो कल को गलत पकड़ा गया तो उनका नुकसान हो सकता है। ठीक है, हमने काफ़ी डिस्कस किया था डिटेल में वॉलंटरी ऑडिट के फायदे भी। एक तो क्या है कि प्रॉपर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स हो जाता है। ठीक है, एंड चेकिंग फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ऑपरेशंस। ये तो देखिए, अब जो स्टैट्यूटरी ऑडिट का मेन मकसद तो क्या है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी जो ट्रूथफुलनेस है, फेयरनेस है, वो पता लग सके, वो इंश्योर हो सके कि यहाँ ऑडिटर का मेन काम ही क्या होता है टू गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अप्रोच क्या है, प्रोप्राइटी ओरिएंटेड अप्रोच। प्रोप्राइटी क्या है कि हाँ जो खर्चे हुए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, जो हो रहा है वो सब कुछ ठीक है, रीजनेबल है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन मकसद होता है इसका होता है कंप्लाइंस ओरिएंटेड। ठीक है, यहाँ भी जो लॉ के तहत जो कंप्लाइंसेज है वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। स्कोप अब वॉलंटरी ऑडिट में कौन तय करेगा, जो अपॉइंट कर रहा है, यानी मैनेजमेंट जो है वही तय करती है। ठीक है, और आपस में बैठ के तय हो जाता है, हाँ मैनेजमेंट प्लस जो ऑडिटर है। ठीक है, स्कोप इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर थ्रू द लेटर ऑफ एंगेजमेंट। स्कोप इज प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्निंग लॉ। जिस कानून के तहत ऑडिटर को अपॉइंट किया जा रहा है उस कानून के तहत ही क्या स्कोप तय किया जाता है कि हाँ ये कुछ ऑडिटर ने देखना है। रिपोर्ट जिसने अपॉइंट किया उसको रिपोर्ट दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ मैनेजमेंट अपॉइंट कर रही है ऑडिटर को वॉलंटरी में, तो जो ऑडिटर है वो क्या है कि जो मैनेजमेंट है उसको रिपोर्ट सबमिट करता है। रिपोर्ट इज टू बी गिवन टू द मैनेजमेंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एज म्यूचुअली डिसाइडेड। हाउएवर देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर द रिपोर्ट, क्योंकि ये वॉलंटरी है। ठीक है, बट देखिए जो ऑडिटर एज पर द स्टैट्यूट अपॉइंट किया गया है तो वहाँ पे अब जो रिपोर्ट है उसका फॉर्मेट भी क्या होगा, लॉ में बताया होता है कि किस फॉर्म में रिपोर्ट तैयार करनी है, किस टाइम फ्रेमवर्क के वजन तैयार करनी है, किसको वो रिपोर्ट एड्रेस करनी है, ये सारा लॉ में बताया होता है। रिपोर्ट इज टू बी गिवन टू द शेयर होल्डर्स और ऑनर्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एज स्टेटेड बाय द रेलेवेंट स्टैट्यूट्स
एज पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय द लॉ। तो फॉर्मेट क्या है, टाइम फ्रेमवर्क क्या है, फॉर्म क्या है, सब लॉ में बताया जाता है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट। देखिए अगर बेसिकली आप देखो तो दोनों ही ऑडिट क्या है, स्टैट्यूटरी हैं, ठीक है, जो लॉ के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑडिट भी क्या है कि लॉ की रिक्वायरमेंट है, अभी गवर्नमेंट का हर कंपनी का ऑडिट कंडक्ट होना ही होना है, ठीक है। तो चलिए स्टैट्यूटरी ऑडिट और गवर्नमेंट ऑडिट का हम बेसिक डिफरेंस निकालने की कोशिश करें तो अब ये क्या है कि प्राइवेट कंपनीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, और जो बताया मैंने भी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है, अगर वो 44AB के अंडर आ जाती हैं, इनकम टैक्स ऑडिट उनको करवाना होता है। और जो गवर्नमेंट ऑडिट है वो किसका है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन लाइक ठीक है, जैसे FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है, तो उनका ऑडिट होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑडिट। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है, शेयर होल्डर्स। जब नॉन गवर्नमेंट कंपनीज हैं वहाँ शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, और जो सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप है, तो जो प्रोप्राइटर है ऑब्वियसली तो वो अपॉइंट करेगा, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स करेंगे। ट्रस्ट के केस में जो ट्रस्टी है या मैनेजिंग कमेटी है वो अपॉइंट करेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, तो जो मैनेजिंग कमेटी है वो अपॉइंट करेगी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार, ठीक है। और जो गवर्नमेंट के केस में क्या है, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो कैग करेगा, अगर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल स्टैट्यूट फॉर दैट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो अगर देखिए गवर्नमेंट कोई डिपार्टमेंट है तो कैग ऑडिट करेगा, अगर कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है तो उस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का जो अलग से कानून बना हुआ है, क्योंकि उस कानून के तहत क्या है कि ऑडिट कंडक्ट होगा, ऑडिटर अपॉइंट होगा। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कैग, ठीक है। तो देखो गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या है कि ऑडिट जो ऑडिटर है उसको अपॉइंट कौन करता है, कैग करता है, ठीक है। रिपोर्ट, अब स्टैट्यूटरी ऑडिट में रिपोर्ट किसको सबमिट की जाएगी, ऑनर्स को, शेयर होल्डर्स को, आपको पता ही है, ठीक है, जो भी फॉर्मेट या टाइम फ्रेमवर्क जो कंपनी लॉ में बताया जाएगा। और गवर्नमेंट के केस में क्या है, रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द शेयर होल्डर्स एंड ए कॉपी इज गिवन टू द कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन ए फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय कैग, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए दोनों ही एक प्रकार का अगर देखा जाए, बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों ही क्या है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट ही हैं। और अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो आपने बताना है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है कि जो एक मैंडेटेड बाय लॉ है, मैंडेटरी है बाय लॉ, जैसे आप लिख देना कि कंपनीज एक्ट का कंपनी का ऑडिट हो गया अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर जैसे प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, उनका एक जो टर्नओवर एक लिमिट से क्रॉस कर जाता है तो उन्हें क्या है कि 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का भी ऑडिट करवाना पड़ता है। तो ये क्या है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट है। अब ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है इन द केस ऑफ कंपनी अगर देखा जाए तो ये किसको होता है, टू द एड्रेस किसको होता है, टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है। अगर पार्टनरशिप वगैरह है तो जो प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप जो फॉर्म के पार्टनर्स हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिपोर्ट है, ठीक है, वो जो तैयार करनी है वो इन द फॉर्मेट टाइम फ्रेमवर्क जो तैयार करनी है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पर्टिकुलर स्टैट्यूट। और जो गवर्नमेंट का केस है तो वहाँ पे जो स्टैट्यूट है वो तो है ही है, ठीक है, साथ में कैग डिसाइड करता है कि यहाँ भी जो किस प्रकार से सारा ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा एज पर द स्टैट्यूट प्लस कैग, ठीक है। और जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है तो कैग अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट कंपनी है तो कैग अपॉइंट करेगा, अगर कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है तो उस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का जो स्पेसिफिक कानून है उसके तहत क्या है कि जो ऑडिटर है वो अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट। अब देखिए ये क्या है, एक जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है उसको अपॉइंट किया जा रहा है, जो ऑडिट कंडक्ट कर रहा है। मेन मकसद क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह हैं उसके ऊपर क्या है कि ट्रू एंड फेयर व्यू देना अपना। एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट मे बी कंडक्टेड बाय द क्वालिफाइड ऑडिटर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। तो एक इंटरनल इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट है, एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे कंडक्ट किया जा सकता है, विच मे बी ए सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर एंटिटी। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर जो कंपनी वाला ऑडिट है स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर सेक्शन 139 उसका काम भी ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट जहाँ एक कंसर्न एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्जी से करवा रही है, यानी ये वॉलंटरी है की बात कर रहे हैं, ये वॉलंटरी ऑडिट है, बट किसके रिगार्डिंग है, स्कोप क्या है इसका, केवल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर क्या है कि ऑडिटर का व्यू लेना, ठीक है।
Objective is to comment on the truthfulness and fairness of the financial statements and it may be compulsory under the sum X which govern the entity। ठीक है, मकसद क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसकी जो ट्रूथफुलनेस है, उसकी जो फेयरनेस है वो पता लग सके। ठीक है, और हाँ, ये जो बताया मैंने, इट में भी कंपलसरी अंडर सम एक्स विच गवर्न द एंटिटी। जैसे कंपनीज का मैंने बताया कि सेक्शन 139 है। ठीक है, उसके तहत क्या है कि भाई हर एक कंपनी को ऑडिट करवाना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोल देते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब इसका मकसद भी क्या है, 139 का मकसद वही है कि यहाँ भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसकी जो ट्रूथ एंड फेयरनेस है वो पता लग सके। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ऑडिटर है वो अपना ट्रू एंड फेयर व्यू देता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जो ऑडिटर है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देगा ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया हुआ है इंटरनल ऑडिट जो स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हमने। ठीक है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल में क्या फ़र्क है। अब इंटरनल ऑडिट की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, मैनेजमेंट। स्कोप भी आपस में तय होता है, मैनेजमेंट प्लस जो ऑडिटर है। ठीक है, वो बैठ के तय करते हैं कि काम क्या करना है, क्या स्कोप होगा। ठीक है, इसकी अगर हम इंडिपेंडेंस देखें तो इवन के एम्प्लॉय भी है वो भी ऑडिटर हो सकता है। ठीक है, एम्प्लॉय भी ऑडिटर हो सकता है। ठीक है, अगर बाहर का मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंट किया भी गया है इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करने के लिए, तो हमेशा ये प्रिज्यूम किया जाता है कि हाँ भी जो एक एक्सटर्नल जो ऑडिटर है उसकी कंपेटिटिवली क्या है कि इसका जो इंडिपेंडेंस है वो कम ही होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब एक तो अपॉइंट किसने किया, मैनेजमेंट ने, और जो स्कोप तय हुआ मैनेजमेंट प्लस ऑडिटर द्वारा तय हुआ बैठ के आपस में कंसल्ट करके। ठीक है, और जो रिपोर्टिंग है, ठीक है, वो किसको की जाती है, टू द मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस और इसका मेन काम क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो इंटरनल कंट्रोल है उसको रिव्यू करना। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करना, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो वीकनेसेस हैं उसके बारे में बताना। ठीक है, उसके अलावा जो इसका जो काम होता है वो होता है कि जो लॉज अप्लाई होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसके ऊपर अपना जो व्यू है वो देना। ठीक है, उसकी जो कंप्लाइंसेज है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही बताना। ठीक है, जो भी लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, इवन के जो इंटरनल जो रूल्स पॉलिसीज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो कंप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, प्लस उसके अलावा जो कानून लागू होते हैं वो कंप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही, उसके ऊपर अपना व्यू देना। ठीक है, और चेक करना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए इसको रीड करते हैं फटाफट, क्योंकि मीनिंग तो क्लियर हो ही चुका है हमें। ICAI describes the internal audit as an independent management function which involves a continuous and critical appraisal of functioning of entity। यूजुअली ये पूरा साल चलता है। इन्वॉल्व्स ए कॉन्टिन्यूस एंड क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एंटिटी। अब एंटिटी एक प्रॉपरली फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही, उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही है कि नहीं है। ठीक है, तो एक कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूसली चलता है, और उसका क्रिटिकल व्यू करता है एक फंक्शंस ऑफ ए एंटिटी with a view to suggest improvement thereto and to add value and strengthen the overall governance mechanism of entity, including the entity's strategic risk management and internal control system। ठीक है, इवन के कहते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की तो चलो ये स्ट्रेंथ वीकनेसेस देखता ही है और वीकनेसेस को इम्प्रूव करने के सजेशन भी देता है। उसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट है उसके बारे में बताता है कि हाँ भी यहाँ पे इस प्रकार की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसके रिस्क मैनेज हो सके। Internal audit therefore provides assurance that there is a transparency in reporting, a part of good governance। ठीक है ना, तो रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो ये भी क्या एक पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस होता है। इंटरनल ऑडिट बीइंग एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल फंक्शनिंग इंश्योर्स ऑब्जेक्टिविटी एंड कंसल्टेशन विच एनहांसेस द वैल्यू एंड इम्प्रूव्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस। इट नॉट ओनली इंक्लूड्स matters related to the finance but also critical appraisal of policies and procedures of the company। मैंने आपको बताया कि कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसको भी ये रिव्यू करता है ठीक है कि वो कंप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके अलावा जो भी कानून लागू होते हैं उसको भी देखता है कि हाँ भी कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको, उसकी जो एग्जामिनेशन है, उसका जो इवैल्यूएशन है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन है वो किया जाता है। तो देखा जाता है कि कहाँ पे क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, और वीकनेसेस जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में उसको क्या है कि सॉर्ट आउट करने का, उसको रिमूव करने के लिए ठीक है जो है सजेशंस दी जाती हैं बाय द इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फर्दर डैमेज। ये बहुत अच्छी बात लिखी है। कोशिश देखिए, ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलता है। कोशिश ये होती है कि जल्दी से जल्दी, यानी एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो कमियां पता लग सकें
जो कमियां हैं वो डिटेक्ट हो सके, ठीक है, और उसके क्या है कि जो कमियां हैं डिटेक्ट हो सके, उसमें रिव्यू जो कमियां हैं सुधारी जा सके, ठीक है, कमियां जो है वो पता लग सके, और क्या है कि जो डैमेज है वो आगे ना हो। इट पॉइंट्स आउट इरेगुलरिटीज, नॉन कंप्लायंस, जो बताया मैंने कि डे टू डे अफेयर्स चेक किए जा रहे हैं इसमें। तो जो भी डे टू डे अफेयर में कुछ लगेगा कि इरेगुलरिटी है तो दूर किया जाएगा, और जो नॉन कंप्लायंसेज हैं उसको सही किया जाएगा, ठीक है। नॉन कंप्लायंसेज टाइमली एंड नॉट आफ्टर ईयर्स एंड इन एज इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब स्टैट्यूटरी ऑडिट तो क्या होता है, एनुअली कंडक्ट होता है, बट इंटरनल ऐसा नहीं है, इंटरनल थ्रू आउट द ईयर चलता है। इट बिलीव्स दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। अब देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो तो जस्ट एक पोस्टमार्टम है, साल हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है, फ्रॉड वगैरह जो कमिट होने थे हो चुके हैं, ठीक है। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसकी जो ट्रूथ एंड फेयरनेस है उसके ऊपर कमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। बट अब वो तो केवल मैंने बताया कि पोस्टमार्टम है, सब कुछ हो चुका है। बट इंटरनल ऑडिटर जो है वो क्या है कि साथ के साथ चलता है, इसका जो पॉलिसी होता है, इसका जो मकसद होता है वो होता है यानी कि जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। अभी इसको जो कमियां हैं साथ साथ दुरुस्त किया जाए, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर यानी कि इलाज से परहेज अच्छा वाला हिसाब है, ठीक है, इंटरनल ऑडिट के केस में। तो कल को एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा कि आपने लिखना है कि हाँ भी इसका जो मकसद होता है इंटरनल ऑडिट का वो ये होता है जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको, उसका जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन हो, उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन हो, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसका क्या है कि वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ्स है, पता लग सके, और जो वीकनेसेस हैं उसको रिमूव किया जा सके। उसके अलावा जो हमारे जो इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के जो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसका कंप्लायंसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं उसका पता लग सके, टाइमली बेसिस पे उसको डिटेक्ट किया जा सके, उसको रिमूव किया जा सके इरेगुलरिटी को। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज अप्लाई होते हैं तो कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका मकसद क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ इरेगुलरिटीज प्लस फ्रॉड एटसेट्रा, ठीक है। और मैं आपको बता ही चुका हूं जो इंटरनल ऑडिट की अगर हम प्रोविजंस की बात करें एज पर द लॉ तो वो 138 में कवर होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अब ये सारी कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है, कुछ एक कंपनीज को ही एप्लीकेबल है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो है फोरेंसिक ऑडिट, ठीक है। बाकी का जो चैप्टर है वो क्या है कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में लेंथ ही ज़्यादा लंबा खींच लेते हैं तो फिर कवर करना मुश्किल हो तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है। अगर लेंथी वीडियोज़ होती हैं, बच्चों की शिकायत आती है कुछ वीडियोज़ 2-2 ढाई घंटे की होती हैं, तो सर जो वीडियोज़ का जो लेंथ है वो 1-1.25 घंटे का ही रखा करो, ठीक है। तो चलिए इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो फोरेंसिक ऑडिट से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में सारा जो बचा हुआ चैप्टर पूरा हमारा क्लोज हो जाए, ठीक है जी। तो चलिए वाइंड अप करते हैं, थैंक यू।